अपने ना उस पे आ जाए थ्योरी के ऊपर, मैनी कैटसन की जो थ्योरी है ना वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओवेरियन हार्मोन से सबसे पहले मैं यहाँ से रीड करा दूंगी आपको सारी बातें, ऑलमोस्ट सारी बातें ड्रग समरी टेबल पे लिखी होती हैं, जो नहीं लिखी होती है वहाँ पर ऐड कर लिया करें। लेकिन मैंने पहले भी बताया हुआ कि रिवीजन आपने ड्रग समरी टेबल से ही करनी है, ठीक है। थ्योरी को रिवाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ओवरी का आपको पता है ओवरी क्या होती है कि हमारे पास गोनेडल हार्मोन्स वुमेन में यहीं से प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। चाइल्ड बियरिंग ईयर्स कौन से हैं कि जब मतलब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और मेनोपॉज तक जो सारे रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं, इस दौरान ओवरी ही गोनेडल हार्मोन्स का सोर्स बनती है, ठीक है। और इससे क्या है कि FSH इसको रेगुलेट करता है और LH, ये दोनों हार्मोन्स पिट्यूटरी से आते हैं और इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स फिर अंडर दीज टू हार्मोन्स जो हैं वो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट इवेंट्स जो होते हैं वो इन्हीं हार्मोन्स के अंडर होते हैं इन दी ओवरी। क्या इवेंट्स हैं ये सारे आपको पहले से पता है, दोबारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रीड कर देती हूँ एक दफ़ा। क्या होता है कि एक फॉलिकल जो है वो ओवरी के अंदर मैच्योर होता है, काफ़ी सारे होते हैं लेकिन बाकी सारे फॉलिकल्स का ट्रीजिया हो जाता है, एक ही बचता है, ठीक है। और वो क्या करता है, इंक्रीजिंग अमाउंट, फिर वो एस्ट्रोजन रिलीज कराना शुरू कर देता है, फिर आपका एग जो है जो इनसर्कल किया होता है फॉलिकल्स ने वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। और फिर जो बाकी जो ऊपर लेयर्स बच जाती हैं वो क्या करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और अगर आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, स्पर्म मिल जाता है एग को, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम इनलार्ज करना शुरू कर देता है और अप टू 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट इनलार्ज होता रहता है या प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहता है, जो कि ज़रूरी है आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन अगर जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मेन तो आपका काम यही है ना कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन काम कैसे करते हैं। बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई इतना नहीं पूछेगा आपसे। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन काम कैसे करते हैं कि ये सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं और ये साइटोसोलिक रिसेप्टर्स या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। इंट्रासेलुलर तो हैं बट दे आर साइटोसोलिक, दे आर नॉट न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ठीक है। और फिर वहाँ से, बल्कि न्यूक्लियस में भी ये जाते हैं, वहाँ से कहाँ पर जाते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है रिसेप्टर हार्मोन का कॉम्प्लेक्स और ये जीन एक्सप्रेशन वगैरह कराते हैं। तो ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, ठीक है, जिसको आपने याद रखना है लास्ट में। फिर आ जाता है कि एस्ट्रोजन की बात करता है वो अलग से कि मेजर जो ओवेरियन एस्ट्रोजन फीमेल्स में रिलीज होता है दैट इज एस्ट्राडायोल, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी कम है, ठीक है। इसलिए अगर हमने बाहर से किसी फीमेल को एडमिनिस्टर करना है तो हम ट्रांसडर्मल पैचेस से देते हैं, वेजाइनल क्रीम्स की फॉर्म में देते हैं, या IM इंजेक्शन भी इसका दे सकते हैं। इन सारी बातों को आप छोड़ें। लॉन्ग एक्टिंग एस्टर्स जो हैं वो एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एस्ट्राडायोल सिपियोनेट जिसको हम कहते हैं, इसका IM देते हैं। ये सारी बातें बेशक आप छोड़ दें, ठीक है। इफेक्ट्स पे अगर आप आए एस्ट्रोजन के, तो ये हमारे पास क्या करता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फीमेल के वेरियस जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे वेजाइना, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, इन सब की डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व होता है। और बाद में प्यूबर्टी के बाद जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये सारी बातें आपको वैसे पता थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की डेवलपमेंट करना बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको उनमें उनकी अपीयरेंस में इन्वॉल्व होना। बाकी इसके अलावा क्या है कि इसके वेरियस मेटाबॉलिक इफेक्ट्स भी हैं। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे आज तक, बाकी सारी बातें तो सुनी हुई हैं, तो इसको आपने याद रखना है कि ये सीरम के प्रोटीन लेवल्स को भी मॉडिफाई करता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये बोन की रिजॉर्प्शन को भी रिड्यूस करता है, यानी आपकी बोन्स के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है। इसीलिए मेनोपॉज में जब फीमेल्स जाती हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होना, खासतौर पर एस्ट्रोजन रिलीज़ होना बंद हो जाता है, तो उनमें हॉट फ्लशेस, उनके अंदर ओस्टियोपोरोसिस, ये सारे मेनोपॉजल वुमेन में होते हैं क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन कम होता है। तो ये आपकी बोन रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट कर रहा होता है, ये ब्लड की कोagulability को बढ़ाता है, ठीक है। और ये प्लाज्मा के अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को इंक्रीज करा रहा होता है, ठीक है। यानी LDL कोलेस्ट्रॉल को प्लाज्मा में कम कराता है और जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। तो प्रोटीन में और कोलेस्ट्रॉल में दोनों चीज़ों की मेटाबॉलिज्म में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है।
उसके बाद ये है कि अगर आप किसी पर्सन को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन कॉम्बिनेशन देते रहोगे, कंटिन्यूअसली एडमिनिस्टर करते रहोगे, तो उसके रिजल्ट में फीडबैक इनहिबिशन के रिजल्ट में जो गोनाडोट्रोपिन्स आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है, वो रिलीज होना बंद हो जाएंगे। ये बात हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई है कि अगर बाहर से हम किसी पर्सन को जो है वो, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन्स में कि एंडोजीनस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करने के लिए हम बाहर से ड्रग्स देते हैं ताकि बॉडी के अंदर वाला मैकेनिज्म बिल्कुल रुक जाए, और बाहर से अगर हमने किसी फीमेल की ओवुलेशन को खुद से इंड्यूस कराना है तो हम खुद रेगुलेट कर सके, कितने हार्मोन्स देने हैं उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सके, और अंदर से बिल्कुल उसकी प्रोडक्शन रोक दें ताकि आगे पीछे या ऊपर नीचे जो है वो ना हो। ठीक है, सिर्फ आप ही बाहर से जो है वो एक्सोजीनस सोर्स ही एक्ट करे फॉर ओवुलेशन। उसके बाद क्या है, क्लिनिकल यूजेस में एस्ट्रोजन जो होता है ये हाइपोगोनेडिज्म है अगर यंग फीमेल्स में, उसमें यूज़ हो जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, यानी जिसमें एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है उसमें आप दे देते हो। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन वुमेन विद एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी किन फीमेल्स में हो सकती है, मेनोपॉजल वुमेन्स में हो सकती है, ठीक है, या फिर जिनके अंदर प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है, या फिर सर्जिकल रिमूवल ही कर दिया गया है ओवरीज का जिसकी वजह से एस्ट्रोजन बन ही नहीं रहा, तो उसमें हम ये एस्ट्रोजन बाहर से दे सकते हैं। ठीक है, और ये अमीलियोरेट करता है हॉट फ्लैशेस को। ये बात मैंने आपको बताई है कि हॉट फ्लैशेस मेनोपॉजल वुमेन में कॉमन है क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन कम बन रहा होता है या नहीं बन रहा होता। बाकी ये है कि एट्रोफिक चेंजेस इन द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट को भी ये कम करता है, ये बोन लॉस को भी प्रिवेंट करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को भी प्रिवेंट करता है, और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्ट्रासेप्टिव में ये कैसे यूज़ होता है, ये तो बल्कि ज़्यादा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट कर रहा है, तो अगर किसी में ऑलरेडी नॉर्मल लेवल्स चल रहे हैं, हम बाहर से भी देते हैं, वही बात की फीडबैक इनहिबिशन होगी और इसका ये प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से ओवुलेशन वगैरह नहीं होगी, तो हम उसको कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रो ये आगे क्वेश्चन आता है, चलिए वहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लिनिकल यूज इसके आपने देख लेने हैं। अच्छा, इसमें अगर आप कुछ और ना भी करना चाहें ना तो इसके क्लिनिकल यूजेस आपने देख लेने हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी में क्या है कि अगर आप इसको टॉक्सिसिटी यानी ओवर डोजेज हो जाए इसकी, ठीक है, क्योंकि वरना ऐसा होगा कि एस्ट्रोजन जो है, अगर मतलब हाइपोगोनाडल गर्ल्स हैं, ठीक है, या फिर आप कह लें कि अभी वो प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुंची, या इवन कुछ बोन्स तो ऐसी होती हैं जो आपके 20s के बाद भी जाकर फ्यूजन एपिफिसिस और उसका मेटाफिसिस जो है वापस में मिल रहा होता है, जैसे कि आपकी क्लेविकल बोन है, बहुत सारे सुचर्स जो हैं आपके स्कल में, ठीक है, ये काफ़ी लेट एज में जाके जो है ये फ्यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप ओवर डोजेज दे देते हो, क्योंकि ये बोन रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट कर रहा होता है, ये बोन्स को मेंटेन करा रहा होता है, तो मे बी ये प्री मेच्योर क्लोजर करा दे आपकी बोन्स की एपिफिसिस का, जिसकी वजह से शॉर्ट स्टेचर हो सकता है। ठीक है, जब आप इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर यूज़ कर रहे होते हो तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस को भी बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए बेहतर है, और ये इफेक्ट कैसे कम हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर वाला, अगर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कंबाइन करके दें। ठीक है, एस्ट्रोजन जो यूज़ करी होती है ना, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन यूज़ करी होती हैं, उनमें चांसेस होते हैं कि इस एस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हो जाए, नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ठीक है, माइग्रेन, हेडेक, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स, गॉल ब्लैडर डिजीज, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया और हाइपर टेंशन। तो ये आप देख सकते हैं कि इवन आपके एस्ट्रोजन के अगर बेनिफिशियल इफेक्ट हैं तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स उससे भी ज़्यादा है। उसकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि इवन ये आपकी जितने भी फीमेल रिलेटेड चीज़ें हैं, एंडोमेट्रियम हो गया, ब्रेस्ट हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों का कैंसर करा सकता है। इसके अलावा ये ब्रेस्ट टेंडरनेस करा सकता है। बाकी ये कि क्योंकि हमने पढ़ा कि कोगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड को बढ़ा देता है, अगर ओवर डोजेज हो जाए तो ये थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स भी करा सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसमें आ जाता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हमारे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा होता है या लिपिड को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ओवर डोजेज हो जाए तो हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया भी हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, सिर्फ थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स नहीं बल्कि साथ ही साथ हाइपर टेंशन और कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो सारे जो हमने यूजेस पढ़े ना उसी का फर्दर थोड़ा सा इन्हेंस करके ना आप उसकी टॉक्सिसिटी लिख सकते हैं। प्रोजेस्टिन पे अगर आए तो प्रोजेस्टेरोन मेजर प्रोजेस्टिन है, इसको भी हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो इन सारी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, दोबारा क्लासिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इफेक्ट्स इसके ये होते हैं
कि ये नंबर 1 कि आपको लाज़मी पहले आपने एम्ब्रियो में बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत माइंड में होगा कि प्रोजेस्टेरोन इज़ यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। ये आपकी एंडोमेट्रियम के अंदर सिक्रीटरी चेंजेस को इंड्यूस कर रहा होता है, क्योंकि आपकी जब प्रेग्नेंट जो एंडोमेट्रियम होती है, जिसको हम डिसीडुआ भी कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर वेरियस ग्लैंड्स ने बढ़ना होता है, वास्कुलैरिटी ने बढ़ना होता है, ताकि फीटस को भी नरिशमेंट प्रोवाइड की जा सके। तो जितने भी वो सिक्रीटरी चेंजेस इन्हेंस हो रहे होते हैं एक प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर या डिसीडुआ के अंदर, वो सारे के सारे आपकी जो है वो प्रोजेस्टिन ही करा रही होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि प्रोजेस्टिन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को इतना अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। बल्कि ये क्या है कि ये कार्ब की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। एस्ट्रोजन में आपने देखा कि वो प्रोटीन और लिपिड को अफेक्ट कर रहा था, लेकिन आपका प्रोजेस्टेरोन मेनली कार्ब के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा होता है। साथ ही साथ ये डेपोजिशन ऑफ फैट भी करा रहा होता है, ठीक है। अगर क्या है हाई डोजेस हम इसके दे दें तो गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन खत्म हो जाएगी, वही वाली बात फीडबैक इनहिबिशन के जरिए, और ऑफन एन ओवुलेशन हो सकती है, फीमेल में ओवुलेशन नहीं होगी, दैट इज वाई कि हम इसको कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। क्लिनिकल यूज़ क्या है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर यूज़ होते हैं आइदर अलोन और इन कम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन। हमने कहा था एस्ट्रोजन अकेला होगा तो एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए इसको इन कम्बिनेशन विद प्रोजेस्टेरोन यूज़ किया जाता है। तो एक तो यूज़ इसका ये है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और कौन सा, अच्छा आगे है ना फिगर बनी हुई है 40.1, ये फिगर करने की ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है। क्या दिखाया हुआ है देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस है, उससे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, फिर एफएसएचआरएलएच रिलीज हुआ, जो एफएसएचआरएलएच ने आके ओवरी के ऊपर एक्ट किया। ओवरी जो है वो मेनली क्या कर रही होती है, वेरियस ये उन्होंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स के जरिए उसने एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कराना होता है, थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारे पास क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में भी जो है वो यूज़ होता है, इसीलिए हम इसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मेथड्स में यूज़ करते हैं। टॉक्सिसिटी इसकी ये है, टॉक्सिसिटी वैसे वो कह रहा है इतनी इसकी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन ये है कि एचडीएल की कोलेस्टेरोल को कम कर देता है, ठीक है। जो एस्ट्रोजन था वो प्रमोट कर रहा था एचडीएल को, लेकिन जो आपका प्रोजेस्टेरोन है अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो वो एचडीएल को कम करा देता है, ठीक है। इसके अलावा बोन डेंसिटी को कम करा देता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जब हम यानी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर प्रोजेस्टेरोन को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर दोबारा अगर हम लोग पर्सन में उस फीमेल के अंदर क्या करें, ये हमने 1-2 माह के लिए एन ओवुलेशन रखी, ठीक है, चाहते थे हम लोग कि कॉन्ट्रासेप्ट यानी प्रेगनेंसी ना हो, तो हम इसको एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते रहे, लेकिन बाद में जब हम छोड़ेंगे इस ड्रग को तो उसके बाद डिफ़िकल्टी होगी या कुछ टाइम लगेगा दोबारा से ओवुलेटरी साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा नॉर्मल होने में या दोबारा स्टार्ट होने में, ठीक है।